हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 10 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ लिया, जिसमें हमने कम्बिनेशन रिएक्शन के उसके 2 एग्जांपल और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल पढ़े थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक रिएक्शन और पढ़ेंगे जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है इसके एग्जांपल बिल्कुल सेम है, जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करानी पड़े रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। चाहे आप ये देख लीजिए, एक रिएक्टेंट है, ये डीकम्पोज हुआ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में और क्या निकला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हुआ, क्या बना? सिल्वर और क्लोरीन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को डीकम्पोज कराने के लिए आपको हीट एब्जॉर्ब करानी पड़े। तो ए रिएक्शन इन विच अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम्पल और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। तो जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो पीछे एक एग्जांपल यह था, कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंपल सा। जब आप इसको तोड़ते हैं, और इसको तोड़ना किसके प्रेजेंस में है? हीट के प्रेजेंस में। जब आपने इसको ब्रेक किया हीट के प्रेजेंस में, तो क्या निकला? कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, बचा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में टूट गया, कितने में? 2 में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अब आप पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रहेगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को डीकम्पोज करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब कराना पड़ा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जब एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा तो हीट रिलीज होगी। इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई थी, लेकिन इसके अंदर हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? ए रिएक्शन इन विच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीजेज, अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी रिलीजेज, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों एक क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन ये है कि जितनी भी आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसे एक्सोथर्मिक बोला गया है। क्यों बोला गया? अब रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, और जब ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। जो आप फूड खाते हैं उस फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज आपके सेल में इसका ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये आपकी बॉडी में जब आप फूड खाते हैं प्रेजेंट, आपके सेल्स में प्रेजेंट है। जैसे ही आप ऑक्सीजन गैस इनहेल करेंगे तो ये ग्लूकोज क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक कंपाउंड है जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या क्या रिलीज़ होगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, और जो आप एक्सहेल करते हैं वाटर रिलीज़ होगा, और कुछ अमाउंट में 38 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे? ATP। ये ATP क्या चीज़ है बच्चों? ये एनर्जी बोलते हैं। या तो आप यहाँ एनर्जी लिख दें या ATP लिख दें। ये ATP क्या है? ये ATP एनर्जी करेंसी होती है सेल की, जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके सेल में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका पावर हाउस है सेल का, तो उसमें ये एनर्जी करेंसी बनती है, ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनती है। तो ये इतनी एनर्जी है कि जिससे कि आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन को
जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसे एक्सोथर्मिक बोला गया, क्योंकि इसके अंदर क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो जलेगा, तभी हीट रिलीज़ होगी। तो हुआ क्या कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ और क्या रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई। इस वजह से रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला गया। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस क्यों करता है, क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है और एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। तो ये रिएक्शन होती क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि कुछ रिएक्टिव मेटल कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम, उससे कम रिएक्टिव है जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर आप हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और कॉपर से कम रिएक्टिव है सिल्वर। सिल्वर्स और गोल्ड जो है ये कम रिएक्टिव है, और मरकरी, Hg से लिखते हैं मरकरी को। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मैंने बहुत ही कम मेटल लिखे हैं जो आपके यूज़ होने हैं, Cu है कॉपर, जो यूज़ होने हैं वही लिखे हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम, इसी तरीके से ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब ए रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और लेस रिएक्टिव मेटल को, कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी जगह से हटा रहा है। अब ये लेस रिएक्टिव मेटल कहाँ पड़ा होगा, अपने सॉल्यूशन में, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक मेटल ले लिया जिंक, और एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट। अब आप यहाँ देखिए, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो ये कम रिएक्टिव हुआ। इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा सकता है। तो जिंक कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे ही डिस्प्लेस करेगा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, SO4 की भी 2 होती है, तो वैलेंसी कैंसिल, फार्मूला वही का वही रहेगा। कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसे। तो इसका ब्लू कलर जो है फेड हो जाएगा, क्योंकि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ऐसे ही स्टूडेंट एक रिएक्शन और है, तो उसका एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया गया एल्युमिनियम और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट एक तो मेटल है एल्युमिनियम, एक मेटल है आयरन। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन नीचे आ रहा है, वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को उसकी जगह से हटा देगा। तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम की बच्चों वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 के मल्टीप्लाई इधर क्या बनेगा, Al2O3, और क्या निकल जाएगा बाहर, Fe बाहर निकलेगा बच्चों, Fe2 नहीं निकलेगा, Fe ही निकलेगा, क्योंकि आयरन एक मेटल है और इसको Fe लिखते हैं। अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस अब हम करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर देखिए आयरन 2 है, तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि यहाँ कम थे, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट मेटल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बच्चे याद ये रखना पड़ेगा कि एक तो मेटल होगा, साथ में उसका सॉल्यूशन होगा। तो राइट साइड भी 2 ही प्रोडक्ट होंगे, लेकिन एक अलग मेटल होगा, यहाँ भी मेटल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर मैं एक रिएक्शन और लिखूँ इस तरीके से, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब आपको बच्चों पता है कॉपर जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल है, और जिंक जो है ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। कॉपर जिंक को उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर किसी तरीके की रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। तो ये बच्चों
आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, अगली रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसमें हमने बच्चों क्या पढ़ना है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक मेटल लेते थे, दूसरा सॉल्यूशन लेते थे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्यूशन लेंगे। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो, ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन रहेगी, किसकी डेफिनेशन रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या होगा, ये देखिए स्टूडेंट, जैसे कि Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। बैरियम क्लोराइड, बैरियम को BH लिखते हैं, क्लोरीन क्लोराइड को Cl से, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज करना है, मतलब सोडियम जो है ये मेटल इसके आयन के साथ चला जाएगा, और ये बैरियम मेटल जो है ये SO4 के साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, 1 से 1 कैंसिल, फॉर्मूला यही का यही रहेगा। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, ये लिखवाया गया है। SO4 सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सोडियम 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन भी 2 हो गए। बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है इसका मोल्टन स्टेट मिलेगा, लिक्विड स्टेट मिलेगा, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म मिलेगा, लेकिन बैरियम सल्फेट जो है ये बच्चे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये बात याद रखना। तो ऐसे ही आपको एक रिएक्शन और हम बताते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस, PPT भी बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बने, ए रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बने उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है, और इसका एग्जाम्पल बच्चों ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए, यहाँ पर जब ये रिएक्शन कराई गई 2 रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर ये क्या बना, बैरियम सल्फेट सॉलिड की फॉर्म में बना, और ये लिक्विड था, लिक्विड के अंदर सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड है ये घुलेगा नहीं, ये घुलेगा नहीं, तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। जैसे आप अगर चाय बनाए तो उसमें चाय पत्ती घुलती नहीं है, तो वो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, प्रेसिपिटेट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बने उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल आप सेम यही वाला डबल डिस्प्लेसमेंट वाला लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है, ये कोरोजन होता है जिसमें मेटल जो है ऑक्सीजन और एसिड और वाटर से रिएक्ट करके जो इनको जंग लग जाता है, कोरोजन लग जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो व्हेन मेटल, जितने भी मेटल है, चाहे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है चाहे लेस रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से मेटल का कलर भी चेंज होता है। जैसे आयरन है, आयरन जब लोहा जो है वो ऑक्सीजन या एसिड से रिएक्ट करे तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसे बोलते हैं जंग लगना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर and acid, then it become corrode, इसका मतलब उस मेटल को जंग लग गया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। तो जैसे कि आयरन जो है, जब आयरन पे रस लगती है तो Fe पे जो ब्राउन कलर की लेयर आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3
XH2O, ये ब्राउन कलर का आयरन हो जाता है और इसे क्या बोलते हैं, रस्ट। इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर को जब आप ऐसे रख देंगे, कॉपर पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ जाएगी और उसे बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट। इसका मतलब कॉपर में भी रस्ट लग गया और ये बन गया ग्रीन कलर का। तो रस्ट से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके बचाव के उपाय हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो उससे बचाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। तो ग्रीस और ऑयल लगाकर आप मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। और एक प्रोसेस बच्चे और होता है बाय गैल्वनाइजेशन। ये गैल्वनाइजेशन क्या प्रोसेस है, इसमें बच्चे आयरन जिंक को जो है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मेटल्स को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक मेटल की लेयर लगा दी जाती है ताकि उसे रस्ट ना लगे, उसे जंग ना लगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस करके आप मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी क्या चीज़ है, ये रेंसिडिटी होता है कि जब आप फूड, ऑयली फूड जो होता है, तो जब ऑयली फूड आप ऐसे ही रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, तो कुछ आधे घंटे के बाद उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। इसका मतलब वो फूड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। उस फूड को बोलते हैं रैंसिड फूड, जो बेकार होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। उस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन ऑयल कंटेनिंग फूड, ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल है, ऑयल कंटेनिंग फूड क्या हो जाए, बिकम रिएक्ट विद ऑक्सीजन या बिकम ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब किससे रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए। तो द टेस्ट एंड स्मेल, किसकी टेस्ट और स्मेल, उस फूड की क्या हो जाती है, चेंजेस। तो अगर उस फूड की टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, देन फूड बिकम रेंसिड। तो वो फूड जो हो जाएगा, उस फूड को बोलेंगे रेंसिड फूड और इस प्रोसेस को बोलेंगे रेंसिडिटी। द प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब जैसे कि एक बर्गर होता है मार्केट में, उसको बचाने के लिए, उसको सही रखने के लिए, ताकि उसका टेस्ट और स्मेल सही रहे, उस पर प्रिजर्वेटिव लगाई जाती है, एक पॉलीथीन चढ़ाई जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो। ठीक है, तो अब फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। ये देखो, अगर फूड को ख़राब करना है तो ऑक्सीडाइज मतलब उस फूड को, कोई भी फूड है जिसके अंदर ऑयल है, ऑयल मतलब क्या होता है कि उसमें कार्बन और कार्बोहाइड्रेट है। जब वो फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो उसका वो फूड क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड मतलब उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करके मुझे ऑक्सीजन से बचाना उस फूड को, ताकि उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे। तो मैं क्या, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे तो मैं क्या मिला दूंगा उसके अंदर, क्या ऐड कर दूंगा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। तो N2 गैस जो है उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये फूड को ख़राब होने से बचाती है। तो ये आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और या फिर हम एक नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट, इसकी मैंने आपको वीडियोस भेज दी है और इसकी एक मैंने पूरी वीडियोस भी भेज रखी है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से 3 से 4 वीडियोस भेज रखी हैं और एक पूरी कंप्लीट चैप्टर की वीडियो बनाकर भेज रखी है, उसमें से पढ़ें और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।